नमस्कार दोस्तों, BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग भूगोल के अंतर्गत 4 भागों को पढ़ने वाले हैं और उन 4 भागों को पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग 2 कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज उन्हीं 2 टॉपिक में से जो हमारा दूसरा टॉपिक है मैंने लिखा हुआ है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। जिस तरीके से हम लोगों ने महाद्वीपों और महासागरों से संबंधित टॉपिक को इतने विस्तार से पढ़ा है और काफ़ी जानकारी हमें उस टॉपिक से प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीटली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस टॉपिक को आपने पूरी तरीके से कंसेप्ट वाइज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से यदि आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इतनी आसानी से नहीं बनते। लेकिन यदि आपने आज की क्लास के माध्यम से हर एक कंसेप्ट को कंप्लीटली क्लियर कर लिया तो मैं आपको पक्का गारंटी बताता हूं या पक्का गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, यदि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन आया होगा तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। फिर चाहे वो MPPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो या कोई सी भी किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये एकदम कॉमन है। किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। भाई समय का निर्धारण कैसे करोगे, तिथि का निर्धारण कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर होगा तो। ठीक है, तो चलिए बातें तो हम लोग करते रहेंगे, पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चित्र मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। ग्लोब का मतलब जो ग्रीन कलर का एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब। ग्लोब मतलब पृथ्वी, ठीक है ना। और ग्लोब के ऊपर ही आपको महासागर और महाद्वीप नज़र आते हैं और उनके अंतर्गत पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, जितनी भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं वो सभी आपको ग्लोब के ऊपर नज़र आती है, ठीक है ना। तो ग्लोब का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ग्लोब का मतलब हो गया पृथ्वी। इतना क्लियर है आपको। अब मेन बात ये होती है अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो यदि ये ग्रीन कलर वाला जो सर्कल है जिसे हम लोग ग्लोब या पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी पर या इस ग्लोब पर येलो कलर की जितनी भी आड़ी रेखाएं आपको नज़र आ रही है, देखो पीले कलर में जितनी भी आड़ी रेखाएं नज़र आ रही है, इन सभी आड़ी रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अभी मैं आपको बस इस चित्र के बारे में ही सभी चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर्कल का मतलब ग्लोब हो गया और इस पृथ्वी पर या इस ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं पीले कलर में या येलो कलर में आपको नज़र आ रही है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और नीले कलर में या ब्लू कलर में जितनी भी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आ रही है, इन सभी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अभी मैं आपको अक्षांश और देशांतर में क्या क्या अंतर होते हैं वो सभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब आप ये भी देख लो कि पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश है। अब अक्षांश क्यों कहा भाई, अभी मैंने कहा कि जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं उन सभी को हम लोग अक्षांश रेखा या अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्षांश जो आड़ी रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भाग कौन से भाई, इस 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी भाग होता तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपसे सिंपल बात करूं तो पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर पृथ्वी पर कुल 4 गोलार्ध है। तो 4 में से 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में या 2 भागों में विभाजित कर दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये यहाँ पे देखो एकदम बीच में से एक ब्लू कलर की रेखा गुजर रही है जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि पृथ्वी पर जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं उन सभी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्व हो गया और एक पश्चिम हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कितने गोलार्ध हो गए, 4 गोलार्ध हो गए, ठीक है ना। अब बाकी अगर मैं बताऊंगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, अक्षांश क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 0 डिग्री के बाद में जैसे ही हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर जाएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, उत्तरी अक्षांश आ गया। समझने का प्रयास करना,
0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जितनी भी आड़ी रेखाएं नजर आएगी उन सभी रेखाओं को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जितनी भी आड़ी रेखाएं आएगी जिनको हम लोग अक्षांश कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आएगी, तो सभी अक्षांश रेखाओं को या सभी अक्षांशों को जो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे उन सभी को हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्लियर है? अब बात यह भी आती है कि विषुवत रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर कितने अक्षांश आएंगे, तो 90 अक्षांश आएंगे। तो उत्तर की ओर 90 अक्षांश, उत्तरी 90 अक्षांश हो जाएंगे और दक्षिण की ओर भी कितने हो जाएंगे, दक्षिणी 90 अक्षांश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए ये तो चलो बेसिक सी बातें हो गई है। अगर हम लोग और भी आगे जाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बाकी उत्तर में 90 डिग्री पर हमें उत्तरी ध्रुव मिलेगा और दक्षिण में 90 डिग्री पर हमें दक्षिणी ध्रुव भी प्राप्त होता है। तो ये तो डायग्राम की एक बेसिक सी जानकारी आपको दोस्तों मिल गई है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक साइड में यहाँ पर लिख दिया अक्षांश, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अक्षांश, और इस साइड में लिख दिया देशांतर। ठीक है, अब करना क्या है, बस इनके मध्य हमें अंतर देखना है कि कंडीशंस क्या क्या होती है। तो पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांश में। पहले हम लोग किस में बात करेंगे, अक्षांश में। ठीक है, अक्षांश में सबसे पहला बिंदु हम लोग लिखने वाले हैं पृथ्वी की सतह। क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु, अक्षांश में मैं लिख रहा हूं पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु, पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु की भूमध्य रेखा या पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। एक पॉइंट आपके सामने आ गया कि पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से पृथ्वी की किसी भी सतह पर, सपोज मान के चलो यहाँ पे इस सतह के इस बिंदु केंद्र से, यानी पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो चलो अक्षांश की बात हो गई है। यदि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे सेकंड पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास में आ गया कि पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अभी मैंने सिर्फ अक्षांश की बात की है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं और इन्हें या तब इन्हें, ऐसा लिखो, तब इन्हें, वे पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं, तब इन्हें अक्षांशीय वृत्त या
अक्षांश रेखा कहते हैं। समझने वाली चीज़ें दोस्तों, कंप्लीटली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब अक्षांश रेखा क्यों कहेंगे, तो वो भी एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि ये पूर्णतः वृत्ताकार होती है। समझ लेना, अक्षांश क्या बात हो रही है, अक्षांश, या यहीं पर मैं लिख देता हूं अक्षांश रेखा, अब इजी हो जाएगा, ठीक है भाई। अक्षांश का मतलब तो आप समझ गए हो। यदि सिर्फ अक्षांश की बात होगी, सिर्फ अक्षांश की बात कर रहा हूं, तो अक्षांश में आपको सबसे पहले डेफिनेशन में ही समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की सतह के किसी भी बिंदु की भूमध्य रेखा या पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी पर जो बिंदु आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। लेकिन उस सभी जो समान अक्षांश होंगे सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह पर जो समान अक्षांश होंगे, उन सभी समान अक्षांशों को जब आप मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगी, एक अक्षांश रेखा बन जाएगी। लेकिन ये पूर्णतः क्या है, वृत्ताकार है। ये पूर्णतः क्या है, वृत्ताकार है। मतलब कि पृथ्वी की सतह के समान अक्षांशों को यदि आप मिलाओगे तो पूरा का पूरा एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल को हम लोग अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास में। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 4 की ओर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फिलहाल तो हर एक हेडिंग आपकी एक क्वेश्चन के बराबर है, हर एक हेडिंग आपके एक क्वेश्चन के इक्वल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ से जो मेन क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो आते हैं समय का निर्धारण। मैं आपको लास्ट में समय निकालना भी सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है ना, कि समय कैसे निकाला जाता है। और यदि आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप बैठे बैठे किसी भी देश का समय निकाल सकते हो। सोचो, ठीक है ना, कैसे निकालोगे मैं आगे क्लियर करूंगा। पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये पूर्णतः वृत्ताकार होती है। और अगले बिंदु में आप लोग लिखोगे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्या लिखा आपने नेक्स्ट पॉइंट में, कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि जो दो अक्षांश रेखाएं यानी कि आड़ी रेखाएं हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़े, कितने 4 हो गए ना, ओके। चलो इस साइड में कर देता हूं, 4 के बाद में 5, नंबर 5। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बात करेंगे, उसमें लिखेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, यानी कि इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे, ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, जॉन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जॉन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अक्षांश रेखाओं का उपयोग तापमान वायुदाब, अक्षांश रेखाओं का उपयोग तापमान वायुदाब और मौसम संबंधी जानकारियों में किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारियों में किया जाता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम लोग क्या किस में करते हैं, तापमान वायुदाब और मौसम संबंधी जानकारियों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना होगा कि ये तूफान इतने समय के बाद में भारत के उस शहर तक पहुंच जाएगा, या फिर पवनें आ रही है, जो तूफानी पवनें हैं, आंधी लेकर आ रही है, और इतने समय के बाद में ये आंधी या ये पवनें या ये तूफान भारत के इस शहर तक पहुंच जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 4 दिन बाद तापमान की मात्रा या तापमान अधिक हो जाएगा, वर्षा आ जाएगी। ये जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो सारी हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर और उसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग अक्षांश रेखाओं, क्या लिखोगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, ऐसा लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त विषुवतीय, क्या लिखोगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है। ठीक है भाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है। कैसे, देख भी लो यहाँ पर, अगर 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो आपने क्या लिखा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, भाई सीधी सी बात है, आड़ी रेखा है तो अक्षांश कहेंगे, पूरा एक सर्कल बना रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, तो जो वृत्ताकार सर्कल बनेगा वो अक्षांश रेखा का बन रहा है, तो उसे हम लोग अक्षांशीय वृत्त भी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांशीय वृत्त, या इसी को हम लोग विषुवतीय वृत्त भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग भूमध्य रेखीय वृत्त भी कह सकते हैं। वो हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी पर है उसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और उस पर जो सर्कल बनता है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। तो अक्षांशीय वृत्त, विषुवतीय वृत्त या भूमध्य रेखीय वृत्त तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है ना। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है। समझ रहे हो, आप देख भी रहे हो सबसे बड़ा है। यदि इस 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर आते हैं तो अक्षांशीय वृत्त का मान क्या होगा। यदि आपने इस डायग्राम को समझ लिया होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, और विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो अक्षांशीय वृत्त का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख भी रहे हो कि ये 0 डिग्री अक्षांश के बाद में हम लोग आगे गए तो जितनी भी आड़ी रेखाएं हमें सामने से नज़र आ रही है उनका आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अरे भाई, उनकी आकार या उनकी लंबाई छोटी होती नज़र आ रही है, इसका मतलब यदि आप कंप्लीटली सर्कल की बात करोगे, पृथ्वी के ऊपर अक्षांशीय वृत्त की बात करोगे तो इनके आकार क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखा आपने ये लिखा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है। और अगले पॉइंट में क्या लिखोगे, विषुवत रेखा से लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ना है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर अक्षांशीय वृत्त का आकार, अब बताओ क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया है कि अक्षांशीय वृत्त का आकार कम होता जाता है, कम होता है। ठीक है ना भाई, अक्षांशीय वृत्त का आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उसमें आप लोग लिखोगे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या अब कितनी आ जाएगी, चलो देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, तो कुल अक्षांश की हम लोग बात करेंगे तो आप लोग ये जानते हो कि पृथ्वी पर खींची गई जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं उन सभी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आड़ी रेखाएं हैं तो 0 डिग्री भी क्या है, एक अक्षांश है। आड़ी रेखा है तो अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन बात ये भी तो आ रही है
कि उत्तर की ओर जाने पर हमें 90 अक्षांश मिल रहे हैं, दक्षिण की ओर जाने पर भी हमें कितने मिल रहे हैं? 90 अक्षांश मिल रहे हैं, 90 अक्षांश मिल रहे। और लिखा भी क्या है यहाँ पे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखा नहीं बोल रहा है, वहाँ पर आप देख लो अक्षांश की बात कर रहा है। उत्तर की ओर 90 अक्षांश है, दक्षिण की ओर 90 अक्षांश हैं, और 0 डिग्री भी क्या है? एक अक्षांश है। तो 90 प्लस 90 180 180, और 0 डिग्री भी एक अक्षांश है, प्लस 1 करोगे 181 हो जाएंगे। अरे भाई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? उत्तर की ओर आपने देखा, उत्तर की ओर कितना देखा? उत्तर की ओर आपने देखा 90 अक्षांश है, दक्षिण की ओर भी 90 अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो भी तो आड़ी है, वो भी तो अक्षांश है। तो इन सभी को ऐड करोगे तो 181 अक्षांश हो जाएंगे। कितने अक्षांश हो जाएंगे? 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या पृथ्वी के ऊपर कितनी हो जाएगी? 181 याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर हमारे पास में अगला पॉइंट कौन सा आएगा? 11वां, ठीक है। तो 11th में जो हमारे पास में पॉइंट दोस्तों आने वाला है वो पॉइंट रहेगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 179, कई लोगों ने बुक में पढ़ रखा है 181, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 179। ऐसा कैसे हुआ? भाई अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अक्षांश रेखाओं की। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पृथ्वी, ये मैंने बना दी पृथ्वी, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दी पृथ्वी। आपने सबसे पहले ही लाइन में क्या लिखा कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यदि आप लोग मेजरमेंट करोगे तो यहाँ से कहाँ से करोगे? पृथ्वी के केंद्र से करोगे। यहाँ पर आपने रख दिया चांदा, और चांदा होता है इस आकार का, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है? आप लोग कहोगे सर 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है। मैंने बात की पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। तो एक बार वो भी देख लो कि ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे चांदा रखा, आपने 1 डिग्री का मेजरमेंट यहाँ किया, 1 डिग्री का मेजरमेंट यहाँ करोगे कि नहीं करोगे? 1 डिग्री यानी कि पृथ्वी की सतह पर जितने भी 1 डिग्री के आपको अंश मिलेंगे, या जितने भी 1 डिग्री के अक्षांश मिलेंगे, उन सभी 1 डिग्री के अक्षांशों को जब आप मिलाओगे, उन सभी 1 डिग्री के अक्षांशों को जब आप मिलाओगे तो एक अक्षांशीय वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। सामने से जब आप उसे देखोगे तो आप उसे अक्षांश रेखा कहोगे कि नहीं कहोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? बिल्कुल कहेंगे, कहेंगे ना। तो 1 डिग्री पर आपको एक अक्षांश रेखा नजर आ गई है। 0 डिग्री पर भी आपको एक अक्षांश रेखा नजर आ रही है। लेकिन मेन हमारा उद्देश्य क्या है? मैं उस उद्देश्य की ओर आपको लेके चलता हूं। 1 डिग्री पर समान अक्षांशों को मिलाने पर आपको एक अक्षांश रेखा मिल गई। इसी प्रकार से 2 डिग्री पर भी आपको कई बिंदु मिलेंगे। इसी प्रकार से 10 डिग्री पर भी आपको कई बिंदु मिलेंगे, और इसी प्रकार से 89 डिग्री पर भी आपको कई बिंदु मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मेरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो समझना। जब आप इन 2 डिग्री वाले अक्षांशों को मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी, 10 डिग्री वालों को मिलाओगे तो रेखा बनेगी, और 89 डिग्री वालों को भी मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी। लेकिन आपको 90 डिग्री पर कितने बिंदु मिलेंगे? यदि आपने चांदा देखा होगा और चांदे से आपने एंगल मेजरमेंट किया होगा, कोण निकालना सीखा होगा, तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर सर हमें सिर्फ एक बिंदु मिलेगा, और एक बिंदु को हम लोग रेखा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक बिंदु है, वो सिर्फ एक अक्षांश है। मतलब ये हुआ कि हम लोग इस विषुवत रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर गए तो 89 डिग्री तक, उत्तर की ओर हमें 89 डिग्री तक अक्षांश रेखा मिली, और सेम कंडीशन में हमें दक्षिण की ओर भी 89 तक हमें अक्षांश रेखा मिलेगी, और 90 डिग्री पर यहाँ पर भी हमें एक बिंदु ही मिलेगा।
समझ रहे हो? तो 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में। आप बोलोगे सर ये तो 178 ही हो रहा है, लेकिन 0 डिग्री भी तो क्या है, एक अक्षांश रेखा है, और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 179। समझ रहे हो? पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। और इसी के अलावा यहां पर एक पॉइंट और नजर आता है, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब बताओ, तो वो होती है 181। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे, सीधी सी बात है, देखनी तो पड़ेगी कि भाई ये कैसे हुआ, है ना। देखें, मानचित्र बना के देख लेते हैं। तो यदि मानचित्र दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से मानचित्र होता है। अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो आड़ी रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश आड़ी रेखा है, ठीक है ना। हम लोग पृथ्वी पर देख चुके हैं। हम लोग जब देखेंगे तो मानचित्र में आपको 90 डिग्री पर भी एक आड़ी रेखा नजर आएगी, और दक्षिण में भी 90 डिग्री पर आड़ी रेखा नजर आएगी। और आड़ी रेखा इसका मतलब क्या है, अक्षांश है। समझ रहे हो? तो मानचित्र पर यदि हम लोग देखेंगे तो 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और 0 डिग्री भी एक अक्षांश रेखा है। इस प्रकार से हम लोग मानचित्र पर 180 अक्षांश रेखाएं देखते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो ये तो हम लोगों ने बेसिकली बात किसकी की है दोस्तों, ये हम लोगों ने बात की है सिर्फ अक्षांश रेखाओं की। अब बात किसकी करेंगे, देशांतर रेखाओं की। भाई अब बात किसकी करेंगे, देशांतर रेखाओं की, ठीक है। चलिए, अब देशांतर रेखाओं की बात यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जितनी भी खड़ी रेखाएं हम लोग ब्लू कलर में या नीले कलर में देख रहे हैं, इन सभी खड़ी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है भाई। जितनी भी ये ब्लू कलर में हम लोग रेखाओं को देख रहे हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए, अब देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, देशांतर या देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग लिखना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं इसके बारे में, वो ये लिखेंगे, पृथ्वी पर खींची गई सभी खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर खींची गई सभी खड़ी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। एक बात होती है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे, इनका मापन ध्रुवों से होता है। इनका मापन कहाँ से होता है, ध्रुवों से होता है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है या खींची गई है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब ये हो गया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों कि ये अर्धवृत्ताकार होती है। ये कैसी होती है, ये अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार होती है। कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। मतलब ये हुआ
कि उत्तरी ध्रुव से खींचने के बाद में जैसे ही आप इसको दक्षिण की ओर लेके जाओगे तो दक्षिणी ध्रुव पर आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, यानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल नहीं बनाओगे। इसलिए कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। और अगले पॉइंट में लिखोगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो देशांतर रेखाओं की हम बात करें ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है और यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है भाई, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, लेकिन यह दूरी होती कहां पर है, तो विषुवत रेखा पर होती है, जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिकतम दूरी होती है। जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य क्या होती है, सबसे अधिकतम दूरी होती है तथा सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो जो आपने लिखा है ना उसको मैं मैप में आपको समझाने वाला हूं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की औसत दूरी 111.3 किलोमीटर होती है ना, लेकिन यह दूरी कहाँ पे होती है, तो यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर जितनी भी देशांतर रेखाएं आ रही हैं, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर, जो कि इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिकतम दूरी होती है। समझ रहे हो, सबसे अधिकतम दूरी होती है तथा दो देशांतरों के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी कहां पे होती है, तो ध्रुवों पर होती है। मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश से या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर हम लोग देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर तो दो देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक है, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जैसे ही ध्रुवों पर जाएंगे सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। अरे भाई यही तो आपने यहाँ पर लिखा है, यही तो आपने यहाँ पर लिखा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है और यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिकतम दूरी है तथा सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर क्यों होती है, क्योंकि ध्रुवों पर ही तो सभी देशांतर रेखाएं क्या कर रही है, मिल रही है, तो दूरी क्या होगी, न्यूनतम ही होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होगा, तो आप आंसर क्या दोगे कि सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर डायग्राम, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 6 की ओर, और इसमें लिखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। और अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है,
दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं। और हमने अक्षांश में क्या लिखा था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं का उपयोग, देशांतर रेखाओं का उपयोग समय और तिथि, समय और तिथि निर्धारण में किया जाता है। समय और तिथि निर्धारण में किया जाता है। यहाँ से आप समय निकालना सीख जाओगे, दिनांक भी निकालना सीख जाओगे। किसी भी कंट्री का यदि आपको मानक समय दे रखा होगा तो वहाँ पे आप बैठे बैठे टाइम निकाल सकते हो कि इस समय यदि हमारे यहाँ पर 1 बज रही है तो वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे और उसमें आप लोग लिखोगे कि देशांतर रेखाओं, या ऐसा लिखो, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, ऐसा लिखो, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने यहां पे लिख दी 360। अब आप सोचोगे सर ऐसे सीधे कैसे लिख दी? अरे भाई पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, तो वो कैसे हैं वो भी देख लो। पृथ्वी आपको अभी की कंडीशन में कैसे दिखाई दे रही है? एक गोल सर्कल के रूप में दिखाई दे रही है, एक सर्कल के रूप में दिखाई दे रही है, एक वृत्त के रूप में दिखाई दे रही है। और आप लोग जानते हो कि किसी भी गोले या किसी भी वृत्त का कोण कितना होता है? तो 360 होता है। भाई किसी भी वृत्त या किसी भी गोले का कोण कितना होता है? 360 होता है। और वैसे भी यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी है? हर 1 डिग्री पर अर्धवृत्ताकार है। हर 1 डिग्री पर क्या है? अर्धवृत्ताकार है। तो किसी भी वृत्त का जो कुल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। इसीलिए पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। लेकिन बात होती है सर मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की संख्या, मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की संख्या, अब बताओ। तो मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की संख्या 361 होती है। सर आपने बस लिख दिया, हमें तो प्रूव करके बताओ। तो चलिए प्रूव करके देख लेते हैं। मानचित्र आप लोगों ने सभी ने देखा है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो मानचित्र हो गया। देशांतर रेखा की बात होगी तो खड़ी रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। भाई मानचित्र पर सबसे बीच में है, सेंटर में है, तो 0 डिग्री देशांतर ही कहेंगे। टोटल कितनी है? 360 है। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी को आपने बीच में से काट दिया। अरे सपोज एक तरबूज है, तरबूज को यदि आप बीच में से काटोगे, सपोज मान के चलिए कि एक तरबूज है, एक तरबूज गोल है, तो उस तरबूज का एंगल कितना होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? सर 360 होगा। बिल्कुल होगा। अब उस तरबूज को आप बीच में से काट दोगे तो एक साइड कितना जाएगा? तो एक साइड आप बताओगे कि सर 180 डिग्री जाएगा। और इधर भी कितना जाएगा? तो इधर भी 180 डिग्री जाएगा ना? समझ रहे हो? तो मानचित्र आपने देखा है कुछ इस प्रकार से होता है। यदि ये 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 10 20 70 80 ऐसे करके जब जाओगे तो पूर्व की ओर ये क्या है? ये पूर्व है, यानी पूर्वी देशांतर। तो पूर्व की ओर हमें 180 देशांतर मिलेंगे और यहाँ पे पश्चिम की ओर भी हमें कितने मिलेंगे? 180 देशांतर मिलेंगे, जिसे हम लोग 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी कहते हैं। ठीक है। अब बात होगी मानचित्र की। 180 देशांतर आपको पूर्व की ओर मिल गए, 180 देशांतर पश्चिम की ओर मिल गए, और 0 डिग्री भी तो एक देशांतर है। खड़ी रेखा है तो देशांतर रेखा ही कहेंगे। इस प्रकार से मानचित्र पर हमें 361 देशांतर मिलते हैं। क्लियर हो गया? आप समझ रहे हो? यदि आप मानचित्र को देखोगे तो वहां पर भी आपको चीजें पता चल जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये तो दोस्तों आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर में अंतर देख लिया है।
आपने क्या देखा, अक्षांश और देशांतर में अंतर या अक्षांश और देशांतर में विशेषताएं क्या क्या होती है हम लोगों ने वो देखी है। ठीक है, जो मेन बात होती है, अगर आपका बेसिक यहाँ तक क्लियर है तो देखो अब आगे चीज़ें क्या होती है। एक बात और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा था मानचित्र में, 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना, ये देखा। तो मेन बात तो ये आती है कि जब आपने अक्षांश में ये देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा से उत्तर में जितने भी अक्षांश रेखाएं पाई जाती है, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 89 अक्षांश रेखाएं मिलेगी और 90 क्या मिलेंगे, अक्षांश मिलेंगे। तो इन सभी को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं ना। इसी प्रकार से विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर पाए जाने वाले सभी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं ना। तो सेम कंडीशन में जब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में हमें 180 देशांतर मिलेंगे, पूर्व में मिलेंगे तो 180 पूर्वी देशांतर कहेंगे, और सेम कंडीशन में पश्चिम की ओर भी हमें 180 देशांतर मिलेंगे जिन्हें 180 पश्चिमी देशांतर हम लोग कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आपने इंडिया या एमपी की यदि मैं बात करूं, अगर मध्य प्रदेश आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। यदि आपने एमपी पढ़ा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि अक्षांश और देशांतर को अप्लाई कैसे किया जाता है। समझो, यहाँ पे ये जा रही है एक आड़ी रेखा, मध्य प्रदेश के किसी बिंदु को टच कर दिया है। भाई रेखा आड़ी है तो आप लोग क्या कहोगे, सर आड़ी है इसका मतलब अक्षांश है। तो जिस बिंदु को मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र से टच होकर निकलती है, इसका मान कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और सेम कंडीशन में मुरैना जिले के किसी क्षेत्र से भी एक आड़ी रेखा गुजरती है, और आड़ी रेखा है तो इसे भी हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे, और इसका मान कितना होता है, इसका मान हम लोग लिखते हैं 26 डिग्री 30 मिनट, और उसी के आगे हम लोग लिखते हैं उत्तरी अक्षांश, ये लिखते हैं। अब आप सोचोगे कि सर उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा से उत्तर की ओर हमें जितने भी अक्षांश नजर आएंगे उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। हमारा जो भारत है वो पृथ्वी के पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, और यदि देशांतर की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत को कवर करेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। यदि भारत को सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कवर करती है तो मध्य प्रदेश भी भारत के अंतर्गत आएगा, तो मध्य प्रदेश को भी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कवर करेगी। इसीलिए हम लोग उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश लिखते हैं, और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? भाई क्या लिखते हैं हम लोग, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से यहां पे क्या होता है 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर, यही होता है ना। तो इसी प्रकार से अब भारत में भी अक्षांश देशांतर रेखा अप्लाई होती है, मध्य प्रदेश में भी अप्लाई होती है, और विश्व भूगोल के अंतर्गत सभी महाद्वीपों के अंतर्गत भी ये चीजें अप्लाई होगी। क्लियर है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और उसमें अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत आती है समय का निर्धारण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके यहां से समय का निर्धारण, और क्वेश्चन भी किन किन एग्जाम से बनते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपकी पटवारी हो गई है, पीएससी, एसआई और पीएससी किसी भी स्टेट की, भारत का आप कोई सा भी राज्य ले लो, उस स्टेट की पीएससी के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। चाहो तो आप किसी भी राज्य के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, लेकिन ये क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से, समय निर्धारण में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर।
अब आप बोलोगे सर 0 डिग्री देशांतर क्यों लिख रहे हो? देशांतर रेखा में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है। कौन सा पॉइंट लिखवाया है? कि देशांतर रेखाओं का उपयोग समय और तिथि के निर्धारण में किया जाता है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों कहा? किसी और रेखा को भी तो हम लोग मान सकते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जस्ट इसके अगले लेक्चर में, जस्ट इसी के अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसे क्यों कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कोई अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों कहा। ठीक है, जस्ट इसके अगले लेक्चर में। और भारत की मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अभी है, लेकिन इसके पहले भारत में 2 समय जोन हुआ करते थे, उन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होगी समय से रिलेटेड। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा, पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहते हैं। अब क्यों कहते तिथि रेखा, आगे बताता हूं, 2-3 पॉइंट हो जाने दो। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के अंतर्गत नैनी से गुजरता है, नैनी से गुजरता है। इसी प्रकार यदि 0 डिग्री देशांतर की हम लोग बात करेंगे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और इसीलिए इस 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है ना? तो ग्रीनविच रेखा को GMT भी कहते हैं। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो आप लोग अब बस ये बता दो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 चौके 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना हो गया? तो आप लोग बोलोगे सर 1 घंटा हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोल दूं 180 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री देशांतर बराबर यदि आप काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? करके देख लो। 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0, 32, 4 एकम 4, 720 मिनट हो जाएंगे। कितना हो गया दोस्तों? 720 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 720 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 घंटे हो गए। कितना हो गया? 12 घंटे। तो 180 डिग्री देशांतर 12 घंटे हो गए। तो फिर तो ये भी बता सकते हो कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है। तो आप लोग बता दोगे आसानी से कि सर 360 देशांतर है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि 360 डिग्री देशांतर बराबर, जब 720 है तो 1440 मिनट हो जाएंगे, और 12 घंटे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 घंटे।
समझ रहे हो? तो पूरी पृथ्वी पे कितने समय जोन पाए जाते हैं? तो 24 समय जोन पाए जाते हैं। और यदि हम लोग यहाँ पर पृथ्वी को देखें तो आप लोग क्या बताओगे कि 180 पूर्वी देशांतर है, 180 पश्चिमी देशांतर है, और 180 देशांतर बराबर 12 घंटे होते हैं, और यहाँ पर भी 180 देशांतर बराबर 12 घंटे होते हैं। पूर्व की ओर यदि हम लोग देखेंगे तो 12 घंटे इधर हो रहे हैं और 12 घंटे इधर हो रहे हैं, तो 24 घंटे पर पूरा पृथ्वी पर एक दिन होता है, जिसमें 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यदि हम लोग आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर, 8वां पॉइंट आएगा हमारे पास में, उसमें लिखोगे 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, किधर जा रहे हैं हम लोग? पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? 4 मिनट बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर, पश्चिम की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट कम हो जाता है। ठीक है, ये बीच वाला जो मैंने यहां पर लिखा है ये समझ गए होंगे आप लोग कि सेम ही आएगा वहां पे। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हर एक चीज आपका एक क्वेश्चन के बराबर है, हर एक लाइन। कैसे? अब देखना, यहां पे आपने ये लिखा हुआ है कि भारत का मानक समय कितना होता है दोस्तों, समझना। यहां से यदि आपके ये सारे पॉइंट्स, यहाँ से यदि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर है समय निर्धारण के अंतर्गत, यदि यहाँ के सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो अब भी आप समय निकालना सीख जाओगे। कैसे सीखोगे? देखना यहाँ पे कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यही है ना? अरे भाई यही है। ठीक है, तो जब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, और ऐसा प्लस का निशान आप देखते हैं आगे है, ये लिखा होता है ना। पूर्वी देशांतर आपने यहाँ पे लिखा भी है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ेगा ना। तो चलिए अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 82 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328, ये क्या हो जाएगा? मिनट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने 82 डिग्री को कैलकुलेट किया तो 328 मिनट आया है, लेकिन यहाँ पर आधा डिग्री भी तो है। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट हो जाएगा, यहाँ पर 330 मिनट हो जाएगा। इस 330 मिनट को जब हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब बचा कितना? 6, ऊपर 33 है तो 6 पंजे 30। अब बचा सिर्फ 3, 3 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दो, उसके पीछे शून्य आ जाएगी, फिर कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30। तो ये 5.5 ये लैंग्वेज कौन सी है? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो गणित की लैंग्वेज है, लेकिन घड़ी की लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? घड़ी की लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे आगे हैं। आगे क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से हम किधर जा रहे हैं? पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस। समझ में आया भाई? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, तो ये मैटर होगा, ये आपको उतारना है। सेम कंडीशन में किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ना और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि उसे ऐसा क्यों कहा गया, तो यहां पर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। ठीक है, सवाल करने का प्रयास करना। भारत के किसी शहर की मानक स्थिति, मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया कि भारत के किसी शहर की मानक स्थिति, क्वेश्चन तो यहाँ लिख के क्या
लिखना ही पड़ेगा। भारत की नहीं है, भारत के किसी शहर की मानक स्थिति, भारत के किसी शहर की मानक स्थिति 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितनी है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वह ग्रीनविच रेखा से कितने आगे या पीछे होगा? आगे या पीछे होगा। तो ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे क्वेश्चन को? कैसे करोगे आप लोग? भाई 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, हमें पता है कि पूर्वी की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ जाता है। तो बात क्या आ रही है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, हम लोग तो ये भी जानते हैं ना कि 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 90 डिग्री की बात कर रहा है वो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 चौक 36, 360, ये क्या हो जाएंगे? मिनट। 60 से डिवाइड कर दो, 6 36, 6 घंटे। 6 घंटे किधर है? पूर्वी की ओर है, समय बढ़ जाएगा, प्लस लगा दो, बस आंसर हो गया। 6 घंटे आगे है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है भाई, 6 घंटे आगे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग करने का प्रयास करना। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका का मानक समय, अमेरिका का मानक समय 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो वह जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे होगा? अब कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सेम कंडीशन है, पश्चिम की ओर बोल रहा है, सबसे मेन बात तो क्या बोल रहा है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर तो समय क्या होता है? कम होता है। 120 डिग्री है, 120 मल्टीप्लाई 4, 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 480 मिनट। 60 से डिवाइड करोगे, कितना हुआ? 6 8 48, 8 घंटे पीछे। 8 घंटे पीछे है। अमेरिका का मानक समय कितना पीछे है? 8 घंटे पीछे है। किससे? जीएमटी से, या 0 डिग्री देशांतर से, या ग्रीनविच मीन टाइम से। क्लियर है? अरे भाई कर सकते हो ना, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और वो क्वेश्चन करने का प्रयास करना, और नहीं बनेंगे तो हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं यहां पे, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, भारत के मानक समय पर अर्धरात्रि है। भारत के मानक समय पर क्या है? अर्धरात्रि है। और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की स्थिति बताइए। ठीक है, उस स्थान की स्थिति बताइए। एक क्वेश्चन आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि, ऐसा लिखते हैं हम लोग, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के
12 बज रही हो तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय क्या होगा। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा और एक तीसरा क्वेश्चन एक और लास्ट कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, नहीं बनेंगे तो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर समय कैसे निकलेगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि हमारे इंडिया में यदि अभी जिस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे यानी ये बताऊंगा कि इंडिया में यदि जो एक्यूरेट टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसी समय पे इंग्लैंड और अमेरिका में टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। एक और हम लोग लिख देते हैं, जीएमटी पर अर्धरात्रि है। जीएमटी पर क्या है? अर्धरात्रि है। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? पर समय क्या होगा। तो ये रहेगा आज के टॉपिक के अंतर्गत आपके पास में क्वेश्चंस, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आपको करना है यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। और बेसिक कंसेप्ट के तौर पे क्या आएगा, ये सारे बेसिक कंसेप्ट के तौर पे आपको ये सभी रूल्स यदि पता होंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्योंकि आप एमपीपीएससी दो, बीपीएससी दो, यूपीपीएससी दो, जितने भी कोई से भी स्टेट लेवल के एग्जाम दो, यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कर पाओगे। आपको यहाँ पर ये भी करना है कि जो भी जिस भी स्थान की हम लोग समय ज्ञात करेंगे तो वो सुबह का टाइम हो रहा होगा या शाम का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इजी हैं, पीएससी से रिलेटेड है, आप लोग कर सकते हो। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पीएससी, एसआई, पटवारी इनमें आते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यदि आपने समय निकालना सीख लिया तो जस्ट इसके अगले लेक्चर में इनका सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका का टाइम भी आपको बैठे बैठे निकालना सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। इसके अलावा हम लोग 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को भी देखने वाले हैं कि ये कितने बिंदुओं पर मोड़ी गई है, उसको मोड़ने का रीज़न क्या है। और जैसे ही आप 180 डिग्री देशांतर रेखा को पश्चिम या पूर्व की ओर क्रॉस करते हो तो एक दिन का अंतर आपको कैसे देखने को मिलता है। आपका जन्मदिन 2 बार कैसे मना सकते हो, सभी हम लोग देखने वाले हैं जस्ट इसके अगले लेक्चर में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर में इसी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।